हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 10.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा उसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले तो आपको देखिए यहां पर कोई भी चित्र नहीं दिया गया था। अगर चित्र दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, नहीं तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा ताकि हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको बोला गया कि आपके पास एक वृत्त है और एक बिंदु से इस वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, तभी तो आप लंबाई बता पाएंगे। तो मान लीजिएगा आपने बिंदु ये कोई भी मान लिया, आपने बिंदु माना, मान लीजिएगा क्यू बिंदु मान लिया। तो अब आपको इस क्यू बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं कि यदि बिंदु वृत्त के बाहर है तो हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और उनकी लंबाइयां समान होती हैं। तो आप दोनों ना खींचकर कोई भी एक स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा कैसी भी। तो यहां से आप देख सकते हो, अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे इस बिंदु क्यू से गुजरती हुई, तो मान लीजिएगा आपने ये एक रेखा खींच दी है। तो यहां पर मैं इसको बिंदु क्यू बोल देता हूं और आपने एक स्पर्श रेखा खींची, तो देखिए ये स्पर्श बिंदु होगा जो वृत्त को स्पर्श कर रही होगी रेखा जिस बिंदु पर। तो मान लीजिएगा आपने पी बोला, तो एक तरीके से पी क्यू ये आपके पास स्पर्श रेखा हो गई और आपको यही बोला गया है 24 सेंटीमीटर। चलिए मान लीजिएगा ये वृत्त का केंद्र है ओ। तो आप जानते हैं कि यदि आप ओ से पी को जोड़ दें, तो देखिए हम ओ से पी को जोड़ देते हैं। तो अगर हमने ओ से पी को जोड़ा तो ये मान लीजिएगा ओ बिंदु ये है आपके पास। तो अगर आपने ओ से पी को जोड़ा तो आप जानते हैं कि ये आपके पास 90 अंश का कोण बनाता है। फिर आपको बोला गया था कि उस बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो बिंदु तो आपके पास क्यू था क्योंकि आपने स्पर्श रेखा क्यू से ही खींची थी। तो अब आपके पास जो ओ क्यू रेखा है इसकी दूरी आपको बोली गई है 25 सेंटीमीटर। तो मैं ओ से क्यू को जोड़ देता हूं। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया कि ये जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, अर्थात ओ क्यू। तो आपसे तो बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप एक बात को गौर करेंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या होगी वही तो आपके पास ओ से पी की दूरी हो जाएगी। तो बेसिकली आपको ओपी अर्थात वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि ये जो त्रिभुज है ओपी क्यू, तो इसका कोण जो ओपी क्यू है अर्थात पी वाला जो कोण है वो 90 अंश है, अर्थात समकोण है। इसका मतलब त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो अभी हम इस त्रिभुज के सहारा लेते हैं और इस त्रिभुज में अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग, तो कर्ण होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा अर्थात OQ का वर्ग, और बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अब हम दाएं पक्ष में लिख देंगे अर्थात OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। तो अब यहां पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको OP ही निकालना है क्योंकि यही तो वृत्त की त्रिज्या है। तो अब देखिए हम बाकी मानों को रख देंगे। तो OQ आपके पास 25 है अर्थात 25 का स्क्वायर, OP आपको निकालना है तो OP का स्क्वायर प्लस PQ आपको दिया हुआ था स्पर्श रेखा की लंबाई 24 का वर्ग। आप देख सकते हो PQ अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ था। तो यहां से आप देखो ये आपके पास आ गया 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। OP का होल स्क्वायर आप ऐसे ही रहने देंगे प्लस 24 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 576 आ जाएगा। हम आपको बार बार निरंतर ये ध्यान दिलाते रहे हैं कि आपको लगभग 40 या 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होंगे तो आपकी गणनाओं में काफी आसानी होगी। तो अब यहां से आप समझिए कि आपको तो OP का वर्ग चाहिए, तो OP का वर्ग इसका मतलब 576 को आप पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ तो 625 माइनस 576 आ जाएगा, अर्थात OP का वर्ग आपके पास देखो इनको हल करने पर 49 आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपके पास जो OP आएगा वो अंडर रूट 49 अर्थात 7 आ जाएगा।
अब बात आती है कि आखिर इसका मात्रक क्या होगा। तो आप देख सकते हो प्रश्न में आपको जो भी दूरी का मात्रक अर्थात लंबाइयों का मात्रक जहां भी दिया हुआ है वो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अर्थात ओपी आपके पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपसे तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है और आप जानते हैं ओपी ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर वही आपके पास ओपी के बराबर हो जाएगी, जो कि 7 सेंटीमीटर आप आसानी से निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न संख्या 1 हल हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देख सकते हो कि 7 सेंटीमीटर आपके पास विकल्प संख्या ए में दिया हुआ है, तो विकल्प संख्या ए सही उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि आकृति 10.11 में, तो ये आपके पास जो आकृति दी हुई है, देखिए चित्र दिया हुआ है, यही 10.11 चित्र है। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ का मान 110 अंश है। तो सबसे पहले अगर हम इस चित्र को समझ लें, इस अभी तक जो हमने लैंग्वेज पढ़ी है इस प्रश्न की उसके हिसाब से, तो T एक बिंदु बाहर है और TP तथा TQ आप देख सकते हैं ये आपके पास दो स्पर्श रेखाएं हैं, और आपको बोला गया है कि O यदि इसका केंद्र है तो कोण POQ अर्थात देखिए ये वाला कोण आपके पास 110 अंश है। फिर आपसे आगे बोला गया है कि कोण PTQ बराबर होगा, अर्थात कोण PTQ का आपको मान ज्ञात करना है, और ध्यान रखें आपको यहां पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश तथा 90 अंश। PTQ समझ सकते हैं आपके पास ये वाला कोण है, तो आपको ये वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर हम आपको दो तरीके से इस प्रश्न को समझाएंगे। बेसिकली दोनों प्रश्न एक ही हैं, लेकिन यहां पर हम आपको एक प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि प्रश्न आता है तो आप कैसे जल्दी से हल करेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर मेथड से समझ सकते हैं। मेथड 1, मेथड 1 में आपने ये सीखा था कि अगर आप कोई भी, जैसे आपने ये P बिंदु है स्पर्श बिंदु, तो P से स्पर्श रेखा यदि खींची और यदि इसके केंद्र को P से मिला दिया तो ये जो कोण बनता है आपके पास वो 90 अंश बनता है। इसी तरीके से आप ये देखो कि आपने ये भी सीखा कि अगर Q भी एक स्पर्श बिंदु है और आपने O से भी Q को बना दिया तो जो TQ OQ के साथ कोण बनाएगी ये भी आपके पास 90 अंश आ जाएगा। तो आपको यहां से ये तो पता लग गया कि जो प्रश्न में दिया था वो था कोण POQ बराबर 110 अंश, और आपने अपनी तरफ से जो आपने थ्योरी पढ़ी थी उसके हिसाब से आपने बोल दिया कि कोण TPO 90 अंश हो जाएगा तथा कोण TQO भी 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा ही था कि अगर कोई भी स्पर्श रेखा केंद्र के साथ अगर हम मिला दें उसके स्पर्श बिंदु को 90 अंश कोण बनाती है। तो अब यहां से चूंकि आपको कोण PTQ का मान ज्ञात करना है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर आपके पास एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज का यदि हम नाम बताएं तो वो चतुर्भुज है OPTQ। आप देख सकते हो 4 बिंदु हैं आपके पास और एक बंद संरचना है, अर्थात एक चतुर्भुज बन रहा है। और आप जानते हैं इस चतुर्भुज में 4 कोण होंगे और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल सदैव 360 अंश होता है। इसका मतलब अभी चतुर्भुज के चारों कोणों को हम योगफल लिख देंगे। तो सबसे पहला कोण हम लिख देते हैं कोण POQ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पहला कौन सा लिखें दूसरा कौन सा लिखें, लेकिन आपको लिखने चारों कोण ही हैं। तो देखिए आपने और भी कोण लिख दिए, कोण TPO प्लस कोण TQO, और एक कोण आपके पास और बनेगा वो है कोण PTQ, ये वाला कोण। अब इन सभी का योगफल आपके पास 360 अंश हो जाना चाहिए। तो अगर आपने इनको 360 अंश के बराबर लिख दिया है जोड़कर, तो यहां से देखो कोण POQ ये तो आपके पास 110 अंश है, प्लस कोण TPO अभी आपने देखा 90 अंश है, प्लस कोण TQO ये भी 90 अंश है। अब देखिए कोण PTQ आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इसी का मान भी ज्ञात करना है, तो आप इसको तो ऐसे ही रहने देंगे जैसा है। तो ये 360 अंश के बराबर हो गया जोड़कर। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये देखो कि 110 अंश प्लस 90 अंश 200 अंश हो जाएगा, और 200 अंश प्लस 90 अंश 290 अंश हो गया, प्लस कोण PTQ बराबर 360 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो
कोण PTQ आपके पास हो जाएगा 360 अंश माइनस 290 अंश, अर्थात कोण PTQ का यदि आप मान निकालेंगे तो वो आपके पास 70 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे कोण PTQ का मान पूछा गया था, जो कि आपने निकाल दिया है 70 अंश के बराबर। तो ये तो आपके पास मेथड संख्या 1 रही इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर मेथड 2 कौन सा है और उससे हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मेथड 2 में आपको जो कॉन्सेप्ट या जो सिद्धांत याद करना है वो याद करना है कि जो भी आपके पास ये त्रिभुज बनता है, वृत्त के जो बाहर एक बिंदु होता है, स्पर्श रेखाओं द्वारा और केंद्र द्वारा बनाया हुआ जो एक चतुर्भुज बनता है, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज बनेगा यहां पर आपके पास, वो चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं तथा केंद्र द्वारा बनाया गया चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब चूंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज होता है तो सबसे पहले तो हम चक्रीय चतुर्भुज का मतलब भी समझ लेते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि ये जो चतुर्भुज के चारों बिंदु हैं, अगर आप एक वृत्त बनाएं तो उस वृत्त पर चारों बिंदु आ सकते हैं। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई से भी चार बिंदु किसी वृत्त पर आ जाएं, लेकिन यदि कोई से भी चार बिंदु किसी भी वृत्त पर एक ही वृत्त पर स्थित हैं तो आप बोलेंगे कि वो चारों बिंदु से जो चतुर्भुज बनेगा वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अर्थात देखिए यहां पर आपके पास जो चतुर्भुज बनना था वो OPTQ था, मतलब आप एक ऐसा चतुर्भुज बना सकते हैं या एक ऐसा वृत्त बना सकते हैं, उस वृत्त पर आपके पास ये चारों बिंदु स्थित हो जाएंगे, ऐसा वृत्त संभव होगा। इसका मतलब जो चतुर्भुज OPTQ है वो एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो OPTQ जो चतुर्भुज था आपने आकृति में देखा ही, वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब चक्रीय चतुर्भुज तो आपको पता लग गया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखें चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल हमेशा सदैव 180 अंश होता है। तो ये ध्यान रखें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। अब चूंकि सदैव 180 अंश होता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि सम्मुख कोण देखिए आपको PTQ पता करना है और उसके सम्मुख कोण है कोण POQ, तो इनका योगफल आपके पास सदैव 180 अंश होना चाहिए। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कोण POQ प्लस कोण PTQ ये 180 अंश होना चाहिए। तो अब ये देखो आप कि यहां से देखो कोण POQ तो आपको दिया हुआ था 110 अंश, इस प्रश्न में दिया हुआ था, प्लस कोण PTQ आपको निकालना था बराबर 180 अंश। तो अब चूंकि कोण PTQ आपको ज्ञात करना है तो कोण PTQ आपके पास देखो 70 अंश आ जाएगा, क्योंकि आप 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 अंश हो जाएगा। अब ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आप देख सकते हो 70 अंश आपके पास विकल्प संख्या बी में स्थित है, अर्थात विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं बनाई जाएं तो परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA बराबर होगा। और आपको यहां पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपके पास चित्र तो नहीं दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले एक चित्र बनाना होगा ताकि आप
प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हमने एक ये वृत्त मान लिया और आपको बोला गया था इस वृत्त का केंद्र आपके पास O है, तो ये बिंदु आपके पास देखो इस वृत्त का केंद्र हो गया O। फिर आपको बोला गया कि जो बिंदु P है आप इससे दो स्पर्शरेखा खींच पा रहे हैं PA तथा PB, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिंदु वृत्त के बाहर ही स्थित होगा तभी आप दो स्पर्शरेखा खींच पाते हैं। तो मान लीजिएगा ये आपके पास बिंदु P है। अब इस वृत्त पर आपको दो स्पर्शरेखाएं खींचनी है बिंदु P से और उनको नाम दे देना है PA तथा PQ, सॉरी PA तथा PB। देखिए P से हम एक स्पर्शरेखा खींचते हैं तो मान लीजिएगा ये आपके पास एक स्पर्शरेखा आ रही है और दूसरी स्पर्शरेखा भी हम P से खींचते हैं तो मान लीजिएगा आपके पास ये एक दूसरी स्पर्शरेखा खींच गई। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये बिंदु है जो वो A है और ये बिंदु है B। तो ध्यान रखें ऐसा नहीं कि आप कितना भी लंबी रेखा खींच दें, जो स्पर्श रेखा होती है वो PB ही होती है, अर्थात लंबाई उसकी PB ही गिनी जाएगी। तो अब इसके बाद आप O से A को जोड़ सकते हैं और O से B को जोड़ सकते हैं। तो अब यहां से आप ये ध्यान रखें कि अगर आप O से P को भी जोड़ देते हैं तो मैं देखिए O बिंदु से बिंदु P को जोड़ देता हूं। तो ये हमने O से बिंदु P को जोड़ दिया। तो अब आप ये देखो यहां पर कि आपको जो इस प्रश्न में पूछा गया है वो है कोण POA का मान, मतलब आपसे ये वाला कोण पूछा गया है और आपको जो बताया गया था इस प्रश्न में वो PA तथा PB परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है, अर्थात ये पूरा कोण आपको बताया गया था 80 अंश है। तो यहां से मैं इसको लिख देता हूं, पूरा कोण है ये 80 अंश। तो जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है वो है कोण APB बराबर 80 अंश। अब फिर आप ये देखो कि हमने ये तो सीखा है कि अगर आपसे कोण AOB पूछा जाए तो कोण AOB और कोण APB इस चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हो गए और चक्रीय चतुर्भुज होता है ये, तो ये मिलकर 180 अंश होने चाहिए, अर्थात कोण AOB बराबर 180 अंश माइनस कोण APB अर्थात 80 अंश हो जाएगा। तो अब इस तरीके से आप देखो कोण AOB आपके पास 100 अंश आ जाएगा। लेकिन यहां पर आपको यह बात गौर करनी है कि आपको कोण AOB का मान इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है। इस प्रश्न में तो आपसे कोण AOP या POA आप बोल सकते हैं, क्योंकि O बीच में आ रहा है, A और P कहीं भी हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन चूंकि O बीच में आ रहा है मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा गया है और जो आपने निकाला है AOB ये तो एक पूरा कोण है। तो अब देखते हैं हम कि कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके पास दो त्रिभुज यहां पर बन रहे हैं। तो देखिए मैं यहां पर एक त्रिभुज को तो देखिए पीले रंग से दर्शा देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो देखिए ये आपके पास है त्रिभुज AOP, एक त्रिभुज आपके पास ये आ गया और दूसरे त्रिभुज की यदि मैं बात करूं तो वो दूसरा त्रिभुज है आपके पास देखिए ये वाला जिसको मैं नीले से दर्शा रहा हूं। त्रिभुज BOP दूसरा त्रिभुज आपके पास ये है। तो अभी हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, तो यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि आखिर ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं। तो यहां से देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो OA है वही OB के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर सवाल आता है कि आखिर क्यों ये बराबर है। तो देखिए OA इस वृत्त की एक त्रिज्या होगी, इसी तरीके से OB भी वृत्त की त्रिज्या है, तो आप लिख सकते हैं त्रिज्या है, चूंकि त्रिज्या है इसलिए बराबर होंगी, तो आपने OA बराबर OB लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं कि जो OP है AOP वाले त्रिभुज का वही BOP वाले त्रिभुज का OP हो जाएगा, अर्थात ये आपके पास उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए आपने OP बराबर OP लिख दिया। फिर आप ये देख रहे हैं कि आपने सीखा था कि यदि कोई स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु को हम केंद्र से मिला दें तो कोण 90 अंश बनाती है,
तो ये आपके पास 90 अंश है। तो इसी तरीके से आपके पास ये वाला कोण भी 90 अंश हो जाएगा, अर्थात कोण OAP आपके पास 90 अंश हो जाएगा, बराबर कोण OBP भी आपके पास 90 अंश हो जाएगा। ये भी हमने समझ लिया क्या क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपने देखा कि यहां पर आपके पास दो भुजाएं तथा एक कोण बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, सर्वांगसम को लिखने का एक तरीका होता है। तो देखो अब यहां से समझते हैं कि आखिर कैसे लिखेंगे। तो देखो A कोण B कोण के बराबर है। अब चूंकि A यहां पहले लिखा है इसलिए यहां पर आप कोण B को पहले लिख देंगे। फिर आप देख रहे हैं कि OA बराबर OB है, लेकिन OA ना होकर यहां पर देखो AO लिखा है। तो इसी तरीके से OB या BO दोनों एक ही बात है। तो B पहले आ चुका है चूंकि, तो O बाद में आएगा, फिर बाद में आपके पास P आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP सर्वांगसम हो जाएंगे। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोण AOP भी आपके पास कोण BOP के बराबर हो जाएगा तथा कोण APO बराबर कोण BPO हो जाएगा। अब यहां से आप ये समझिए कि आपको तो प्रश्न में केवल AOP का मान पूछा गया था और आपको ये पता लग गया है कि AOP और BOP दोनों बराबर है। तो अब ये देखो कोण AOB आप पहले ही निकाल चुके थे और कोण AOB दो कोणों का योगफल है, कोण AOP और कोण BOP का। तो ये आपके पास 100 अंश आ गया। और आपने यहां से अगर आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल दें और इसको समीकरण संख्या 2 बोल दें, तो भले ही समीकरण संख्या 2 का कोई यूज नहीं है, लेकिन मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। तो देखो कोण BOP तो समीकरण संख्या 1 से कोण AOP के बराबर है। चूंकि आपको कोण AOP निकालना है इसलिए आप सब किसी को कोण AOP में ही लिख के ला रहे हैं। तो ये 100 अंश हो गया। तो देखिए ये 2 बार जुड़ रहा है इसलिए 2 गुणा कोण AOP आपके पास आ जाएगा 100 अंश। तो आपको तो कोण AOP का मान चाहिए, अर्थात आप 2 से भाग दे देंगे 100 में, तो ये आपके पास 50 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कोण AOP का मान ज्ञात कर लिया है जो कि 50 अंश के बराबर आया है। तो यहां से सबसे पहले तो आपने प्रॉपर तरीके से किया। अब जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आएगा तो आप ध्यान रखें कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये पूरा कोण 100 था तो ये वाला कोण 50 हो जाएगा और ये कोण भी 50 हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान रखें कि अभी हमने यहां पर यह भी सिद्ध किया कि कोण APO और कोण BPO भी बराबर है, अर्थात जो आपने ये वाला कोण बनाया है तो ये और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आपसे मान लीजिएगा अलग अलग कोण ये वाला पूछा जाता केवल APO, तो 80 का आधा मतलब आप 40 यहां पर कर देते, यहां पर भी आप 40 ही कर देते। तो आपको डायरेक्ट मेथड भी समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखें हमने यहां पर जो प्रूफ किया है वो प्रूफ आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो इस प्रश्न का में आपके पास आंसर जो आया कोण AOP वो 50 अंश आया है। अब चूंकि AOP या POA बात तो सेम ही है तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना था इस प्रश्न में। तो विकल्प A आपके पास सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपको एक वृत्त दिया होगा, नहीं दिया है तो आप देखिए स्वाभाविक सी बात है कि आप हमेशा एक रचना जरूर कर लें ताकि आपको प्रश्न करने में काफी आसानी हो। तो यहां से मान लीजिएगा आपके पास एक ये वृत्त है और इस वृत्त की जो केंद्र है वो आपने O मान लिया। फिर आपको बोला गया है कि किसी भी वृत्त के, तो आपने कोई एक वृत्त बना दिया, इसके किसी व्यास के सिरों पर। तो आप ध्यान रखें कि एक वृत्त के आपके पास अगर कोई पूछे कि कितने व्यास हो सकते हैं तो ऐसे अनंत व्यास आपके पास हो सकते हैं। तो देखिए मैं उसको भी समझा देता हूं कि आखिर अनंत कैसे होते हैं। तो मान लीजिएगा आपके पास ये एक कोई भी वृत्त है तो और ये इसका केंद्र है। तो व्यास होता है इस वृत्त की एक ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरती हो। तो देखिए ये भी एक जीवा है जो केंद्र से गुजर रही है, देखिए ये भी एक जीवा है, ये भी आपके पास एक जीवा है, आप देख सकते हैं ये भी आपके पास एक जीवा है, ये सभी आपके पास जीवा हैं। तो ऐसे तो आपके पास अनंत जीवाएं हो सकती हैं जो इस
वृत्त के केंद्र से गुजर रही हूँ अर्थात एक बिंदु से गुजर रही हूँ। तो आपको अब इतना तो समझ में आ गया कि इस वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं। तो आपसे इसमें बोला गया है कि किसी व्यास के सिरों पर, अर्थात आप कोई सा भी एक व्यास ले लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पर एक व्यास ये ले लेता हूं ए बी। तो आपने देखा कि मैंने एक व्यास ए बी ले लिया है। अब आपसे बोला गया है कि आपको जो स्पर्श रेखा इनके सिरों पर बनानी है वो सिद्ध करना है कि समांतर होती हैं। तो बेसिकली आपको ये पता है कि स्पर्श रेखा बनानी है आपको ए तथा बी पर। तो यहां पर सबसे पहले हम ए पर स्पर्श रेखा बना लेते हैं। तो देखिए ए पर आपके पास स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से आएगी और फिर हम बी पर भी स्पर्श रेखा बना लेते हैं। तो देखिए बी पर आपके पास कुछ इस तरीके से स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो अगर मान लीजिएगा आपने इसको पी क्यू नाम दे दिया और इसको आर एस नाम दे दिया, तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आपको जो सिद्ध करना है वो पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर रेखा हो जाएगी आर एस की। अब आपने कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को हम केंद्र से जोड़ दें तो कोण जो बनता है वो 90 अंश बनता है। इसी तरीके से यहां पर ये वाला कोण भी 90 अंश बनेगा। तो आपको देखो ये तो पता लग गया कि कोण पीओए और कोण आरबीओ ये 90 अंश आएगा। तो अगर आपको कोण ओ ए क्यू ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कोण ए ओ क्यू प्लस कोण ओ ए पी ये तो 180 अंश आएगा क्योंकि एक सरल रेखा है पी क्यू। तो यहां से कोण ए ओ क्यू ये आपके पास 180 माइनस कोण ओ ए पी जो कि 90 अंश है इसके बराबर आएगा, अर्थात 90 अंश आ गया कोण ओ ए क्यू का मान। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये भी आपके पास 90 अंश ही आएगा। फिर आपको समझ में आया कि इसी तरीके से तो आप इधर भी कर सकते थे, मतलब आर एस वाली रेखा पर भी कर सकते थे। कोण ओ बी आर प्लस कोण ओ बी एस बराबर 180 अंश, और चूंकि आप जानते हैं कोण ओ बी आर तो 90 अंश है, तो 90 अंश प्लस कोण ओ बी एस ये आपके पास 180 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से कोण ओ बी एस आपके पास 180 माइनस 90 अर्थात 90 अंश हो जाएगा। तो आपको ये भी पता लग गया कि ये आपके पास 90 अंश आ गया। अब यहां से आपको ये तो पता लग गया कि ये 90 अंश आपके पास आ चुके हैं, और आपने जो स्पर्श रेखा सॉरी व्यास जो बनाया था वो था ए बी। अब आप ये देखिए कि पी क्यू तथा आर एस आपको सिद्ध करना है, भले ये समांतर रेखाएं, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये दो रेखाएं, अब ये अभी हमें नहीं पता है कि समांतर है या कैसी हैं। तो आपको पता लग रहा है कि पी क्यू तथा आर एस इन रेखाओं के लिए ए बी एक तिर्यक रेखा होगी। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि पी क्यू तथा आर एस के लिए देखिए ए बी जो रेखा है वो इनको प्रतिष्ठित कर रही है दोनों रेखाओं को, तो एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही होगी। अब यहां पर आप देखो कि कोण क्यू ए बी बराबर क्यू ए बी देख सकते हैं आप 90 अंश ये वाला, ये बराबर आपके पास आ रहा है कोण ए बी आर के बराबर। तो देखिए ये 90 अंश के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि कोण पी ए बी बराबर कोण ए बी एस के बराबर आ रहा है। तो देखिए पी ए बी मतलब ये वाला कोण, कोण ए बी एस मतलब ये वाला कोण के बराबर आ रहा है, और आप जानते हैं कि ये दोनों एकांतर कोण थे। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं, तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जब भी आपके पास एकांतर कोण या संगत कोण बराबर आ रहे होते हैं तब आप बोलते हैं कि जो दी गई रेखाएं हैं वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो इसलिए पी क्यू तथा आर एस समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो आपसे इस प्रश्न में यही सिद्ध करने को बोला गया था कि आपको सिद्ध करना है कि व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं अर्थात पी क्यू तथा आर एस समांतर होती हैं। तो आपने उसको बहुत ही आसानी से सिद्ध भी कर दिया है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 5 पर हम आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से
स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो यदि इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक चित्र जरूर बनाएंगे, ताकि चित्र बनाने पर आपको ये प्रश्न काफी आसानी से समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है। तो यहां पर देखिए, आपने एक वृत्त बना दिया। इस वृत्त का मान लीजिएगा केंद्र आपके पास O है। फिर आपको बोला गया कि किसी भी एक स्पर्श बिंदु से, तो मान लीजिएगा एक स्पर्श बिंदु P है और आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप यदि एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो मान लीजिएगा आपके पास कुछ इस तरीके से स्पर्श रेखा आपके पास आ जाएगी। तो आपने एक स्पर्श रेखा यहां पर ये खींच दी है। इस स्पर्श रेखा को यदि हम नाम दे दें APB, हो गई ये रेखा। अब ये तो आपके पास इस वृत्त का केंद्र है O। अब फिर आपको बोला गया कि आपको जो सिद्ध करना है कि यदि आप P पर एक लंब खींचेंगे तो वो O से गुजरेगा। तो ये तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, O से ही गुजरता है। ये हमने काफी पहले प्रश्न में भी सीख लिया और आपने थ्योरी में भी पढ़ा है। अब चूंकि आपसे तो बोला गया है कि आपको तो सिद्ध करना है, तो अब सिद्ध करने के लिए आप समझिए कि कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो अब हम इसको ध्यान रखें, एक विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि यदि हम P पर एक लंब खींचें तो वो O से ना गुजरकर किसी अन्य बिंदु O डैश से गुजरता है। तो देखिए, मैं O से P को जोड़ भी देता हूं ऐसे, लेकिन ध्यान रखें जो हमने माना है विरोधाभास विधि में, वो हमने माना है कि यदि हम P पर एक लंब खींच रहे हैं तो वो O डैश एक बिंदु है उससे पास हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि आपने P पर लंब खींचा है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि माना P पर लंब एक अन्य बिंदु O डैश से गुजरता है। तो अब OP तथा O डैश P को मिलाते हैं। तो आपने उनको मिला दिया। अब चूंकि आप ये देखो, आपने ये लंब खींचा तो वो O डैश से गुजर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोण O डैश PB ये आपके पास 90 अंश हो जाएगा। तो आप इसको समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर आपने ये सीखा था कि यदि कोई भी त्रिज्या आप देखेंगे और स्पर्श रेखा से कोण देखेंगे तो उसका 90 अंश होता है। तो चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अब चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब तो त्रिज्या वाला कोण भी 90 अंश होना चाहिए, अर्थात कोण OPB ये आपके पास 90 अंश होना चाहिए। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण 1 में आपने देखा कोण O डैश PB 90 अंश है और समीकरण 2 में आपने देखा कोण OPB 90 अंश है। इसका मतलब यह हुआ कि कोण O डैश PB बराबर कोण OPB हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। तो यहां से चूंकि देखो, ये तो आपने समीकरण से देख लिया, लेकिन आप यदि प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में जो O डैश PB दिखाई दे रहा है वो तो एक छोटा कोण दिखाई दे रहा है कोण OPB से, लेकिन आकृति में आपको दिखाई दे रहा है कि कोण O डैश PB छोटा कोण है कोण OPB से। आप इसको समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण संख्या 3 व 4 से कोण O डैश PB बराबर कोण OPB ये तो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आपने उसमें देखा, लेकिन आपने तो आकृति बनाई है उसके हिसाब से, तो ये संभव नहीं है।
ये आपने जो आकृति बनाई है उसके हिसाब से संभव नहीं है, अर्थात ऐसा तभी संभव है जब OP तथा O'P संपाती रेखाएं हों। संपाती रेखाएं हों इसका मतलब यह हुआ कि दोनों रेखाएं एक ही रेखाएं होनी चाहिए, इसलिए विरोधाभास से आप बोल सकते हैं कि P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से गुजरता है। तो आपसे बेसिकली यही सिद्ध करने को बोला भी गया था और आपने इसको विरोधाभास विधि से सिद्ध भी कर दिया है। प्रश्न संख्या 6 को अब हम यहां पर पढ़ लेते हैं। यह प्रश्न आपसे बोलता है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपने एक वृत्त बनाया और ये मान लीजिएगा वृत्त का केंद्र है O। अब यहां पर देखिए आपको बोला गया एक बिंदु A से, फिर यहां पर देखिए आप कॉमा लगा हुआ है और यहां पर भी आपके पास कॉमा लगा हुआ है। तो आपको यहां से अगर इस प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे लैंग्वेज में, तो आपको लिखा हुआ है कि जो बिंदु A है वो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिएगा आपने ये बिंदु A मान लिया जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम O से यदि A को मिला दें तो ये दूरी आपको समझ में आ गई कि ये दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं OA की दूरी। फिर आपको बोला गया कि जो कॉमा लगा हुआ है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो एक तरीके से यदि आप इसको पढ़ेंगे तो एक बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, अर्थात A से आप जानते हैं A तो वृत्त के बाहर है, मतलब आप दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां तो समान ही रहती हैं। तो आप कोई सा भी एक स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा और ध्यान रखें उसकी लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर दिखानी होगी। तो यहां से सबसे पहले आप देखो यदि हम A से एक स्पर्श रेखा खींचें इस वृत्त पर, तो मान लीजिएगा आपके पास एक ये स्पर्श रेखा मिल रही है, तो आपने इस बिंदु को बोल दिया B बिंदु। तो ध्यान रखें AB यही तो आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आप ये ध्यान रखो कि आपको जो पूछा गया है वो है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब आप O से B को जोड़ सकते हैं। तो अगर आपने O से B को जोड़ दिया तो आप जानते हैं कि ये वाला कोण तो आपके पास 90 अंश बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा और जो वृत्त का केंद्र होता है वो 90 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज OBA में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और आप पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि ये आपके पास समकोण त्रिभुज दिखाई दे गया है। तो आप देखो यहां से त्रिभुज OBA में कर्ण जो होगा वो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, अर्थात OA का होल स्क्वायर इक्वल टू OB का होल स्क्वायर प्लस BA का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। फिर आप ये देखो कि OA ये तो आपको पता है 5 है, तो ये 5 का होल स्क्वायर आपने लिख दिया। OB यही आपके पास वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये आपको नहीं पता है तो आपने OB का होल स्क्वायर लिखा, और BA आपको पता है 4 है तो आप यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां से आप देखो ये आपके पास 25 आ गया, OB का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास 16 आ गया। तो अब आप इस 16 को पक्षांतर कर देंगे बाईं तरफ, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 बराबर OB का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो OB का होल स्क्वायर आपके पास 9 आ गया,
तो अगर आप OB निकालेंगे अर्थात 9 का वर्गमूल तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब चूंकि आप देख रहे हो कि जो भी आपके पास ये मात्रक लिख रहे हुए हैं दूरियों के वो सब सेंटीमीटर में है, अर्थात जो OB 3 आया है इसका मात्रक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपके पास OB दूरी आ चुकी है। लेकिन आपसे तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, तो आप एक बात को गौर करेंगे कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो आपके पास OB के बराबर है, अर्थात वही आपके पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर हम वृत्त की त्रिज्या को निकालते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 को पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो। तो यहां पर मैं समझाने के लिए आपको लिख भी देता हूं कि केंद्र समान है। फिर आपको आगे बोला गया कि उन वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो फिर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो बोला गया है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखें कि अगर आपके पास चित्र दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चित्र सबसे पहले जरूर बनाएं, क्योंकि यदि आपके पास एक आइडिया हो जाएगा चित्र से तो आप बहुत आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर मान लीजिएगा एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया और एक दूसरा वृत्त हमने बनाया, मान लीजिएगा वो हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम बनाएंगे। तो ध्यान रखें आपके पास संकेंद्रीय वृत्त होना चाहिए। तो यहां पर मैं देखिए संकेंद्रीय वृत्त बनाऊंगा। तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से संकेंद्रीय वृत्त ये बन जाएगा। तो देखिए ये आपने संकेंद्रीय वृत्त तो बना लिया, इसमें एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दोनों वृत्तों का केंद्र देखिए ये आपके पास ध्यान रखना है सेम है, अर्थात यहां पर मान लीजिएगा मैं O बोल देता हूं उस वृत्त को, उस केंद्र को। तो स्वाभाविक सी बात है जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या आपके पास 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। फिर आपको बोला गया है कि आपको बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, अर्थात छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा आप सबसे पहले आप बना दीजिएगा। तो यदि छोटे वृत्त की आप स्पर्श रेखा बनाएंगे तो आपको उसके लिए एक बिंदु चाहिए होगा, तभी तो आप उस पर स्पर्श रेखा बना देंगे। तो मान लीजिएगा आप इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये बिंदु आपके पास A है, तो अगर आप स्पर्श रेखा बनाते हैं तो A से गुजरती हुई आप रेखा बनाएंगे। तो देखिए आपके पास ये कुछ इस तरीके से रेखा आ जाएगी। तो ये देखो आपने एक स्पर्श रेखा बना दी, मान लीजिएगा इसको आपने पी क्यू नाम दे दिया है। तो आपने छोटे वृत्त की एक स्पर्श रेखा बना दी जिसको आपने पी क्यू नाम दिया। अब यहां से अगर आप ओ ए को मिला दें तो आप जानते हैं ये तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर के बराबर। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी है, अर्थात अगर आप O से P को मिला दें, अगर आपने O से P को मिलाया तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और फिर आप जानते हैं कि यदि किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को यदि हम केंद्र से मिला दें तो कोण 90 अंश का बनता है, अर्थात ये वाला कोण आपके पास 90 अंश हो गया। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ रही है कि त्रिभुज OPA का कोण OAP यदि आप देखेंगे तो वो आपके पास 90 अंश है, इसलिए त्रिभुज OAP में आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यदि आप यहां पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप पाएंगे कि कर्ण अर्थात OP का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, अर्थात OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर आपके पास आ जाएगा।
अब ओपी तो सबसे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो ये तो आपको पता है 5 है, तो ये आपने 5 का स्क्वायर कर दिया, बराबर ओ ए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है अर्थात 3 है, तो 3 का वर्ग कर दिया, प्लस एपी आपको पता ही नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे। तो यहां से आप देखो ये आपके पास 25 आ गया, बराबर 9 प्लस ए पी का होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से देखो ए पी का होल स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 9, अर्थात ए पी का वर्ग आपके पास 16 आ गया। तो चूंकि ए पी निकालना है तो वो आपके पास 4 आ जाएगा, और चूंकि आप देख रहे हो हर जगह आपके पास मात्रक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये समझ में आ गया कि ए पी की दूरी आपके पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, अर्थात ए पी की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आप ये देखो कि अगर आप त्रिभुज ओ पी ए में देखेंगे तो ओ ए आपके पास, या फिर आप तो ऐसे समझिए कि अगर आपने ओ से क्यू को जोड़ दिया तो आप त्रिभुज ओ पी क्यू में देख लीजिएगा, पूरे त्रिभुज में, अर्थात इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। तो यहां पर आप देख रहे हैं ओ ए लंबवत है पी क्यू के, और आप जानते हैं कि पी क्यू तो बड़े वाले वृत्त की एक जीवा है, तो इसलिए आपके पास ए पी बराबर ए क्यू आ जाएगा। और वो आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आपको यह समझ में आ गया कि अगर आप केंद्र अर्थात ओ से इस जीवा पी क्यू पर एक लंब डालेंगे, जो ए पर मिल रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि 90 अंश से मतलब लंब तो यही होगा, तो ए पी क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा, अर्थात ए पी बराबर ए क्यू आपके पास हो जाएगा। लेकिन आप देखो आपको तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी थी, अर्थात पी क्यू का मान ज्ञात करना था, तो इसलिए पी क्यू देखिए आपके पास आप लिखोते ए पी प्लस ए क्यू के बराबर, और आपने देखा कि ए पी तथा ए क्यू तो बराबर है, तो पी क्यू आपके पास देखो ए पी प्लस ए क्यू का मान भी आप ए पी लिख दीजिएगा, तो यहां से पी क्यू बराबर देखो 2 गुणा ए पी आ जाएगा, और ए पी का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर था। तो इस तरीके से पी क्यू बराबर 2 गुणा 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई भी ज्ञात कर ली है, जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर आपके पास आई है। तो अब हम प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। और यहां पर देखो आपको जो सिद्ध करना है वो है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो यदि आप देखो इस चित्र को देखेंगे तो आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है ये, जिस पर बिंदु पी क्यू आर एस स्थित है, और इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। परिगत का मतलब होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के बाहर बन रहा हो और वृत्त को टच जरूर कर रहा हो, उसकी हर भुजा। तो आप देख भी पा रहे हैं इसकी हर भुजा वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब आपको इसमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। आपने सीखा था कि यदि कोई भी वृत्त आपके पास दिया हुआ हो और वृत्त के बाहर एक बिंदु ए दिया हुआ है, तो आप वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींच पाते हैं। तो मान लीजिएगा आपने एक स्पर्शरेखा खींची ए पी, और एक स्पर्शरेखा आपने इस वृत्त पर खींची है ए क्यू। तो आपने पढ़ा था कि ए पी बराबर ए क्यू सदैव होता है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको इसका आपको ध्यान रखना है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहां पर मैंने आपको रिकॉल कराया है। तो इसी तरीके से आप ये देखो कि चूंकि ये चतुर्भुज इस वृत्त के परिगत है, अर्थात इस वृत्त को सदैव वो स्पर्श कर रहा होगा प्रत्येक भुजा। जैसे आप देख सकते हो इस वृत्त के लिए सी बिंदु बाहर है, तो देखो 2 स्पर्श रेखाएं आपके पास आ रही हैं सी आर तथा सी क्यू। तो सी आर तथा सी क्यू आपके पास बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट है आपके पास एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं
लंबाई में बराबर होती हैं। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया सबसे पहले। तो अब आप ये देखो कि इस चतुर्भुज के लिए या इस वृत्त के लिए देखिए जो बिंदु सी है वो भी बाहर है, तो सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। और आप समझ पा रहे हैं कि ये हम इसलिए ही लिख पा रहे हैं क्योंकि सी देखो बिंदु बाहर है और सी आर तथा सी क्यू इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखाएं हो गई सी बिंदु से, तो वो बराबर ही आएंगी। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि आपके पास डी आर, देखो डी बिंदु भी बाहर है इस वृत्त के, क्योंकि वृत्त तो ये वाला है और डी बिंदु बाहर है, तो डी आर तथा डी एस दो स्पर्श रेखाएं, तो डी आर तथा डी एस आपके पास बराबर हो गई। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। फिर आप देख पा रहे हैं कि यहां से ए से यदि आप देखोगे तो एपी तथा एएस आपके पास बराबर हो जाएंगी, तो एपी बराबर आप एएस लिख लीजिएगा। यह आपके पास समीकरण संख्या 3 हो गया। और इसी तरीके से बिंदु बी भी तो इस वृत्त के बाहर है और दो स्पर्श रेखा आपको दिखाई दे रही है यहां से बीपी और बीक्यू, तो बीपी तथा बीक्यू आपके पास हो गई। तो इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। तो यहां पर आपको इस बात का गौर करना है कि आपने एक्चुअल में स्पर्श रेखाएं नहीं खींची हैं, लेकिन चूंकि चतुर्भुज परिगत है इसका मतलब वो इसको स्पर्श करते हुए जा रहा होगा, तो ये स्पर्श रेखाओं की तरह काम कर रही हैं सभी रेखाएं। तो इस तरीके से आपने यहां पर 4 समीकरण बना लिए गए हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से, अर्थात बाएं पक्षों को आप साथ में जोड़ दीजिएगा। तो देखो सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी बराबर, ये देखिए आपके पास हो जाएगा सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू। फिर आप एक बात पर गौर करिए कि जो सी आर और डी आर है, अर्थात सी आर देखो डी आर ये वाली दूरी और सी आर ये वाली दूरी, ये दोनों दूरियां मिलकर सी डी वाली लाइन बना रही हैं, तो आपने इसकी जगह सी डी लिख दिया। प्लस एपी प्लस बीपी को देखिए, अर्थात एपी देखो ये वाली दूरी है और बीपी देखिए आपके पास ये वाली लंबाई है, तो अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपके पास ए बी आ जाएगा, तो आपने इसकी जगह ए बी लिख दिया बराबर। अब इसी तरीके से आप देखो सी क्यू प्लस बी क्यू, यदि आप देखेंगे तो देखिए सी क्यू आपके पास ये वाली दूरी है और बी क्यू आपके पास ये दूरी है, अगर इन दोनों को आप जोड़कर लिखेंगे तो आपके पास वो बी सी दूरी के बराबर आ जाएगा। तो सी क्यू तथा बी क्यू को मिलाकर आप बी सी लिख सकते हैं। इसी तरीके से डी एस प्लस ए एस को देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो डी एस आपके पास ये वाली दूरी है और ए एस या एस ए आपके पास ये वाली दूरी है, तो अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास ए डी वाली दूरी आ जाएगी बेसिकली, तो आप इसकी जगह ए डी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी आपके पास आ जाएगा, और यही आपको इस प्रश्न में सिद्ध भी करना था। आप देख भी सकते हो, आपको सिद्ध करना था ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, और आपने देखिए उसको बहुत आसानी से सिद्ध भी कर दिया है। तो अब हम प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि दी गई आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहां पर इस चित्र को हम साथ साथ समझ भी लेते हैं। तो आपको देखो ये बोला गया है कि एक्स वाई ये वाली रेखा है और एक्स डैश वाई डैश ये वाली रेखा है, और एक ये आपके पास देखो एक वृत्त दिखाई दे रहा है जिसका केंद्र O है, इस पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर तो हैं ही, प्लस साथ में ये दोनों रेखाएं इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी हैं, अर्थात देखो P बिंदु पर ये रेखा स्पर्श कर रही है वृत्त को और एक्स डैश वाई डैश Q बिंदु पर स्पर्श कर रही है। फिर आपको आगे बोला गया है कि स्पर्श बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा AB है जो एक्स वाई को A पर तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप देख सकते हो कि आपको बोला गया है कि एक बिंदु ये C है और आपने इस पर एक स्पर्श रेखा खींची, तो वो देखो AB एक स्पर्श रेखा है जो एक्स वाई को तो देखो A बिंदु पर स्पर्श कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, और एक्स डैश वाई डैश वाली लाइन को B बिंदु पर मिल रही है, अर्थात वहां पर प्रतिच्छेद कर रही है B बिंदु पर। फिर आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए
कि कोण ए ओ बी 90 अंश हो जाएगा। तो आपको इसको सिद्ध करना है कि आखिर ये जो कोण है आपके पास वो एक 90 अंश वाला कोण हो जाएगा। तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए कि जो आपको सिद्ध करना है वो है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। तो देखिए एक बात को आप हमेशा ध्यान रखें, हो सकता है एक प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हों, लेकिन आपको तो बस इतना करना है कि जो आपको मेथड क्लिक करे आपके माइंड में और आपसे हो जाए सही से, आपको उस मेथड को ध्यान रखना है। तो यहां पर सबसे पहले हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका यहां पर एक बता देते हैं कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आप मान लीजिएगा कोण PAO आपने x मान लिया और इसी तरीके से आप मान लीजिएगा कि कोण OBQY है। इसका मतलब आपने देखो ये वाला कोण मान लिया x और ये कोण आपने मान लिया y। फिर आप एक बात गौर कर रहे हैं कि ये तो आपके पास 90 अंश है, क्योंकि ये आपको पता है किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को यदि हम उसके केंद्र से मिला दें वृत्त के से तो 90 अंश कोण बनाता है। तो ये इस तरीके से यहां पर भी 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि त्रिभुज OPA में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज की सभी कोणों का योगफल तो 180 अंश होता है, अर्थात कोण POA प्लस कोण OPA प्लस कोण OAP ये आपके पास 180 अंश होना चाहिए। तो देखो POA मतलब ये वाला कोण तो आपको अभी नहीं पता है, POA तो यही कोण है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा प्लस OPA देखो आपको अभी पता है, आपने अभी लिखा 90 अंश है ये, प्लस कोण OAP ये आपने x माना है बराबर 180 अंश हो गया। तो इस तरीके से देखो कोण POA आपके पास आ जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि देखो 90 को यदि इधर पक्षांतर करोगे तो इधर 90 आ गया और x को इधर पक्षांतर किया तो 90 माइनस x हो जाएगा। अब इस तरीके से कोण POA मतलब आपने ये कोण निकाल लिया 90 माइनस x, तो बात आती है कि इस कोण को भी आप निकालिए। तो इसी तरीके से आप देखो कि त्रिभुज OBQ में, तो इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, अर्थात देखो कोण OQB प्लस कोण QBO प्लस कोण QOB ये आपके पास 180 अंश होना चाहिए। अब देखिए यहां से OQB ये तो आपके पास 90 अंश है प्लस QBO आपने अब माना है y, तो ये आपके पास y हो गया, प्लस कोण QOB आपको नहीं पता है तो आपने उसको ऐसे लिख दिया बराबर 180 अंश हो गया। तो इस तरीके से आप ये देखो कि आपको कोण QOB मिल जाएगा 180 माइनस 90 माइनस y, आपने दोनों को पक्षांतर कर दिया तो कोण QOB आपके पास देखो आ जाएगा 90 माइनस y के बराबर। तो इस तरीके से आपको ये वाला कोण मिल गया 90 माइनस y के बराबर। अब आप ये ध्यान रखो कि अगर ये एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू इनका एक व्यास होना चाहिए इस वृत्त का। तो आपको पता लगेगा कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, क्योंकि यदि पी क्यू एक व्यास है तो पी ओ क्यू तो एक सरल रेखा हो गई। मैंने ओ बस इसलिए लिखा है क्योंकि ओ उस रेखा पर आ रहा है, नहीं तो पी क्यू ही एक सरल रेखा तो हो ही गई। अब आप ये देखो कि ओ पर जितने भी कोण बनेंगे वो सभी कोण तो आपके पास 180 होने चाहिए मिलकर। तो देखो आपके पास जो कोण बन रहे हैं वो है POA, AOB और QOB। तो आप लिखोगे कोण POA प्लस कोण AOB प्लस कोण QOB ये मिलकर 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पर किसी बिंदु के सापेक्ष यदि आप कोणों का योगफल निकालेंगे तो 180 अंश आएगा। अब POA आप देखो आपने अभी निकाला 90 माइनस x के बराबर, कोण AOB आपको पता ही नहीं है, प्लस QOB आपने अभी निकाला 90 माइनस y के बराबर, तो ये आपके पास 180 अंश आ गया। तो इस तरीके से आप देखो यहां से आपके पास कोण AOB बराबर आ जाएगा 180 माइनस 180, क्योंकि देखो 90 और 90 जोड़कर 180 हो गया, उधर भेजा तो माइनस का 180 आ गया, प्लस x प्लस y। तो देखो कोण AOB आपके पास आ जाएगा x प्लस y। तो बेसिकली आप एक बात को गौर करें कि कोण AOB x प्लस y आया है,
और आपको सिद्ध भी करना है कि कोण AOB 90 अंश है। तो बेसिकली आपको क्या सिद्ध करना है कि x प्लस वाई आपको 90 अंश सिद्ध करना है, यही आपको सिद्ध करना है, ध्यान रखें। तो अब यहां से अपने इस प्रश्न की नई कहानी शुरू होती है। तो यहां से आपको यह कोण पता लग गया x प्लस वाई है। अब आप ये ध्यान रखो कि इस वृत्त के लिए a बिंदु एक y बिंदु है और उस a बिंदु से आप देखिए दो स्पर्श रेखाएं आपके पास खींची जा रही हैं। देखो, एक स्पर्श रेखा तो PA हो गई और एक स्पर्श रेखा AC हो गई। तो आपने देखा कि इस वृत्त के लिए इस वृत्त के लिए बिंदु A एक y बिंदु है और उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक है AP और एक है AC। तो आपने ये भी सीखा था कि अगर आप O से C को जोड़ दें, तो देखिए मैं यहां से O से C को जोड़ देता हूं, तो ये जो OPAC आपके पास चतुर्भुज बना, इसमें ये आपके पास यदि x है तो ये भी आपके पास x ही आएगा। अगर ये x है तो देखो ये यदि 90 माइनस एक्स है तो आपके पास कोण AOC भी 90 माइनस एक्स ही आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कोण AOC 90 माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये देखो कि इस वृत्त के लिए B बिंदु भी बाहर की तरफ है। तो देखो दो स्पर्श रेखाएं यहां से भी खींची जा रही हैं, एक है आपके पास BC और एक है आपके पास BQ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास ये कोण 90 माइनस वाई है तो ये वाला कोण भी आपके पास 90 माइनस वाई होना चाहिए, अर्थात BOC आपके पास 90 माइनस वाई होना चाहिए। तो आप यहां पर भी लिख देंगे कोण BOC 90 माइनस वाई हो जाएगा। जब आपको इतना पता लग गया, फिर आप एक बात पर गौर करोगे कि जो कोण AOB है, आप देख सकते हो कोण AOB दो कोणों से मिलकर बनना है, कोण AOC और कोण BOC से। तो यहां से आप देखो कोण AOB अभी आपने निकाला x प्लस वाई है और कोण AOB भी आपके पास दो कोणों से मिलकर बनना है, कोण AOC प्लस कोण BOC, ये बराबर x प्लस वाई ही रहेगा। अब फिर आप देखो यहां से कि AOC अभी आपने पता किया कि 90 माइनस एक्स के बराबर है, प्लस कोण BOC आपने पता किया कि 90 माइनस वाई के बराबर है, ये बराबर x प्लस वाई हो गया। अब यहां से आप एक बात पर गौर करेंगे कि यदि हम x और y जो माइनस में है उनको पक्षांतर कर दें दाईं तरफ, तो आपके पास इधर हो जाएगा 180, क्योंकि 90 और 90 को यदि जोड़ेंगे तो 180 आ गया। ये आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, क्योंकि आपने x और y को पक्षांतर किया। तो देखो 180 बराबर 2 गुणा x प्लस वाई आ गया, क्योंकि दो बार x आ गया, दो बार y, और दो को हमने ओवेनिस्ट ले लिया। तो इस तरीके से x प्लस वाई आपके पास 90 आ जाएगा। तो अब यहां से आप ये देखो कि जो आपको सिद्ध करना था वो था x प्लस वाई ही 90 अंश के बराबर है, और आप देख भी सकते हो x प्लस वाई तो हमारा AOB कोण के बराबर आया था। तो इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि चूंकि x प्लस वाई बराबर 90 अंश है तो कोण AOB बराबर भी 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस प्रश्न को यहां पर हम हल कर देते हैं। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 10 पर भी आ जाते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो यहां पर देखिए चित्र नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि चित्र क्या बनेगा आपके पास। तो ये देखिए आपके पास एक वृत्त हो गया, फिर आपको बोला गया कि इस वृत्त का यदि आप केंद्र मान लीजिएगा, आपने ये केंद्र माना O के बराबर। आपको बोला गया है कि किसी बाह्य बिंदु से आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो बाह्य बिंदु मान लीजिएगा आपने P मान लिया, तो मान लीजिएगा आपने P बिंदु ये मान लिया। अब आपसे बोला गया है कि स्पर्श रेखाएं आपको स्वाभाविक सी बात है खींचनी है, तो P से आपने इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची,
मान लीजिएगा आपके पास कुछ इस तरीके से आ गई। इसी तरीके से P से आपने एक और स्पर्श रेखा खींची तो आपके पास मान लीजिएगा यहां पर आपके पास आ गई। मान लीजिएगा ये बिंदु आपके पास A है और ये बिंदु आपके पास B है, तो आपने बेसिकली दो स्पर्श रेखाएं खींच दी PA तथा PB, क्योंकि आपको पता है बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वो आपने खींच दी। फिर यदि आप A और B को O से मिला दें, तो यदि हम A से O को मिला दें तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और अगर हम O से B को मिला दें तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास मिल जाएगा। तो देखो आपने OA मिला दिया और OB को भी मिला दिया। अब इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो आपको बोला गया कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो देखो स्पर्श रेखाएं तो AP तथा BP हैं, अर्थात ये वाला बीच का कोण, कोण APB, यहां पर मैं लिख देता हूं। फिर बोला गया स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, तो देखिए स्पर्श बिंदु A तथा B हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर अंतरित कोण तो आपके पास ये वाला कोण है, कोण BOA, या कोण AOB भी आप बोल सकते हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेन चीज ये है कि O बीच में आना चाहिए, A और B कहीं भी हो सकते हैं इधर उधर। तो आपसे बोला गया है कि ये दोनों कोण संपूरक होते हैं, तो आपको इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि संपूरक का मतलब क्या होता है। तो संपूरक का मतलब ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल सदैव 180 अंश होता है। तो संपूरक आपको समझ में आ गया कि ऐसे कोण जिनका योगफल सदैव 180 अंश हो। तो बेसिकली जो आपको सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं एक बार गणितीय रूप में कि क्या सिद्ध करना है, क्योंकि जब आप सिद्ध करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, गणित हल कर रहे हैं तो गणितीय रूप में आपके पास आएगा। तो आप गणितीय रूप में पहचान लीजिएगा कि आपको क्या सिद्ध करना है कि कोण APB प्लस कोण BOA ये आपके पास 180 अंश होना चाहिए, तभी तो आप बोलेंगे कि ये दोनों कोण संपूरक कोण हैं। चलिए आपको ये तो पता लग गया, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपने एक प्रमेय ये पढ़ी है कि अगर आप स्पर्श बिंदु को इस केंद्र से मिला दें तो स्पर्श रेखा द्वारा बनाया हुआ कोण ये आपके पास 90 अंश होता है, और इसी तरीके से कोण OBP ये भी आपके पास 90 अंश हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 अंश हो जाएगा, और वो हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा त्रिज्या बोल सकते हैं या बोल सकते हैं केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो वो रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आपको यह समझ में आ गया कि त्रिज्या तो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए आपको पता लग गया कि 90 अंश हो गया। तो अब आप यहां से ये देखो कि आपके पास ये एक चतुर्भुज बनना है OAPB, तो यहां पर हम लिख लेते हैं चतुर्भुज OAPB में। अगर आप चतुर्भुज OAPB में देखोगे तो आपके पास चार कोण दिखाई देंगे और इन चारों कोणों का योगफल तो 360 अंश होना चाहिए। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कोण BOA प्लस कोण OAP प्लस कोण APB प्लस कोण OBP, ये आपके पास 360 अंश होना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने जो चारों कोण लिखे हैं वो हैं कोण BOA मतलब ये वाला कोण, कोण OAP मतलब ये वाला कोण, कोण APB ये वाला कोण, और कोण OBP मतलब ये वाला कोण। तो ये आपके पास 360 अंश होने चाहिए। अब आपने देखा कि कोण OAP और कोण OBP तो 90 से, ये आपने पता कर लिया था। तो देखो कोण BOA आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखें OAP इसकी जगह आप देखो 90 अंश लिख देंगे, प्लस कोण APB भी आपको नहीं पता है तो आप इसको भी ऐसे रहने देंगे, प्लस कोण OBP आपको पता है 90 अंश है, आपने देखो ये लिखा है यहां से, तो बराबर 360 अंश आ गया। तो इस तरीके से आप देखो कोण BOA प्लस कोण APB आपके पास हो जाएगा 360 अंश माइनस, देखो 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, और जब हम 180 अंश को पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ तो ये माइनस का 180 अंश बन जाएगा यहां पर आपके पास। तो
ये आपके पास हो जाएगा कोण BOA प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। तो यही आपको देखो सिद्ध भी करना था कि कोण BOA प्लस कोण APB देखो 180 अंश के बराबर होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। तो संपूरक होते हैं इसलिए ही तो हमने यहां पर गणितीय रूप में इनको बराबर 180 अंश कर दिया जोड़कर। तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको सिद्ध भी कर दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 पर हम यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक चित्र बना लेते हैं ताकि उससे हमको समझने में आसानी हो। तो यहां पर आपने देखिए एक वृत्त बना लिया। अब आपको इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो ध्यान रखें वो समांतर चतुर्भुज भी होना चाहिए, और ध्यान रखें परिगत मतलब उसकी प्रत्येक भुजा इस वृत्त को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए मैं अपने हाथ से बना रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी अपने हाथ से बनाना है, क्योंकि ये एक आपको रफ पिक्चर चाहिए ताकि ये चित्र कैसा दिखेगा इसके लिए। तो मान लीजिएगा आपके पास ये आप बना रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि हमने ये एक समांतर चतुर्भुज बना दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे इतना सही नहीं बना पाता, इसलिए पहले मैंने इस तरीके की लाइनें बनाई हैं। तो ये देखिए एक तरीके से समांतर चतुर्भुज हमने यहां पर बना दिया है। अब इसके नाम हम रख देते हैं। ये मान लीजिएगा बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये C है, ये D है। अब समांतर चतुर्भुज तो हो गया, फिर हमने बोला था कि परिगत भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए प्रत्येक भुजा इस वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो ये मान लीजिएगा P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये Q बिंदु पर, ये आपके पास R बिंदु पर, और ये आपके पास S बिंदु पर स्पर्श कर रही है वाली भुजा। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, अर्थात AB बराबर CD हो गई तथा AD बराबर BC हो जाएगी। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा और इसको समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि समांतर चतुर्भुज था, आपने उसकी परिभाषा के अनुसार इनकी भुजाओं को बराबर कर दिया। अब आप एक बात पर और गौर कर रहे हैं कि चूंकि ये समांतर चतुर्भुज इसके परिगत है, इसका मतलब अगर B बिंदु को हम गौर करें तो B बिंदु तो इस वृत्त के बाहर है, और B बिंदु से आप देखिए दो स्पर्श रेखाएं आपके पास खींची जा रही हैं, देख सकते हैं आप। एक तो स्पर्श रेखा हो गई BP और एक स्पर्श रेखा आपके पास हो गई BQ। और आपने सीखा था कि बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचे तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो आप लिख सकते हैं BP बराबर BQ। तो ये आपके पास देखो एक समीकरण आ गया, तो इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि अगर आप A को गौर करें तो A बिंदु भी तो बाहर ही है इस वृत्त के, तो इससे भी देखो आप दो स्पर्श रेखाएं आपके पास खींची जा रही हैं। एक स्पर्श रेखा है AP और एक स्पर्श रेखा है AS। तो आप इनको भी बराबर कर सकते हैं। तो AP बराबर AS ये हमने आपको बताया भी था। ये इस कॉन्सेप्ट से आप लिख पा रहे हैं क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती हैं। फिर आपने जब BP बराबर BQ लिख लिया और AP बराबर AS आपने लिख दिया। अब आप ये देखो कि D बिंदु भी बाहर की तरफ है, तो D से भी देखो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। एक स्पर्श रेखा है DR और एक है आपके पास DS।
तो आप डी आर और डी एस में यदि समीकरण लिखेंगे तो आप लिखेंगे डी आर बराबर डी एस, तो इसको आप समीकरण संख्या 5 मान लीजिएगा। और इसी तरीके से आप देखो आपके पास सी बिंदु भी बाहर की तरफ है, तो देखो सी से एक सी आर खींच रही है आपने इस पर देखा, और एक सी क्यू खींची जा रही है एक तरीके से। तो आप अब लिख सकते हैं सी आर बराबर सी क्यू, इसको आप समीकरण संख्या 6 मान लीजिएगा। तो अगर आप समीकरण संख्या समीकरण संख्या 3, 4, 5 और 6 को जोड़ दें, तो यहां पर हम समीकरण संख्या 3, 4, 5 और 6 को जोड़ दें, तो देखिए आपको मिलेगा बीपी प्लस एपी प्लस डी आर प्लस सी आर बराबर बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू। फिर आप देखो कि बीपी प्लस एपी, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो देखो एपी ये वाली दूरी है और बीपी ये वाली दूरी है, अगर आप इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो आप इसको ए बी लिख सकते हो, तो आप इसकी जगह ए बी लिख दीजिएगा। प्लस देखिए डी आर और सी आर को यदि आप जोड़ दें तो देखो डी आर ये वाली दूरी है आपके पास और सी आर ये वाली दूरी है, मिलाकर अगर आप लिखेंगे तो ये सी डी वाली दूरी आपके पास बन जाएगी बराबर। अब देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू वाली रेखा है, तो बी क्यू और सी क्यू को देखते हैं हम मिलाकर क्या लिख सकते हैं, तो बी क्यू आपके पास ये दूरी है और सी क्यू आपके पास ये दूरी है, अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास बी सी आ जाएगा प्लस ए एस और डी एस को आप देख सकते हैं कि आप मिलाकर ए एस ये वाली दूरी और डी एस आपके पास ये वाली दूरी हो गई, तो आप इसको मिलाकर ए डी या डी ए जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो आपने ए डी लिख दिया। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी आपके पास हो जाएगा, तो इसको आप समीकरण संख्या 7 मान लीजिएगा। अब फिर आप ये देखिए कि आपने समीकरण संख्या 1 से देखा था कि ए बी बराबर तो सी डी है और आपके पास ए डी बराबर बी सी है, तो यहां से आप ये देखो समीकरण 1, 2 व 7 से देखो आपने सीखा कि समीकरण 1, 2 में तो आपको समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार आपने देखा था कि ए बी और सी डी बराबर है, तो ये चूंकि यदि बराबर है तो सी डी को भी आपने मान लीजिएगा ए बी लिखा बराबर, आपने इधर ए डी को बी सी लिख दिया क्योंकि आमने सामने की बजाय बी सी और ए डी बराबर थी समीकरण 1 और 2 में, तो ये देखो 2ab बराबर 2bc हो जाएगा। इस तरीके से ab बराबर आपके पास bc आ जाएगा। अगर आप ab बराबर bc लिख सकते हैं और आपने सीखा था समीकरण 1 में ab तो cd के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cd बराबर भी bc आ जाएगा क्योंकि ab की जगह आपने cd लिख दिया और bc को ऐसे रहने दिया। फिर आपने देखा कि समीकरण 2 में आप bc को ad के बराबर लिख सकते थे, तो देखो ए बी को आपने ऐसे लिखा और बी सी को आपने ए डी लिख दिया, और समीकरण 2 में ही आपको दिया था बी सी को आप ए डी लिख सकते, तो सी डी बराबर आपके पास ए डी आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये चारों भुजाएं आपस में भी बराबर हो गई क्योंकि देखो ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है और सी डी ए डी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो जाएगा। अब चूंकि आप ये देखो कि हमारे पास ये तो पता था कि हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और आपने समचतुर्भुज की परिभाषा में पढ़ा है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं यदि समान हो जाएं तो उसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। तो आप देखो इसकी चारों भुजाएं आपके पास समान हो चुकी हैं, इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, और यही आपको इस प्रश्न में सिद्ध भी करना था। तो अब हम प्रश्न संख्या 12 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपको बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें सिर्फ स्पर्श बिंदु डी बीसी द्वारा विभाजित है
की लंबाइयां क्रमशः 8 तथा 6 सेंटीमीटर है और आपको बोला गया है कि आप आकृति देख सकते हैं, भुजाएं ए बी तथा ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पास ये जो एक वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि ओ डी आपके पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर आपको बोला गया कि बी डी और डी सी देख सकते हैं, बी डी ये वाली भुजा है और डी सी ये वाली भुजा है आपके पास, जिसमें स्पर्श बिंदु डी है, की लंबाइयां क्रमशः 8 तथा 6 सेंटीमीटर है। तो देखो बी डी आपके पास 8 सेंटीमीटर है और सी डी आपके पास 6 सेंटीमीटर है। फिर आपको बोला गया है कि आपको तो ए बी तथा ए सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि यदि आप देखेंगे कि सी बिंदु इस वृत्त के लिए तो बाहर की तरफ है, और यदि मैं इन बिंदुओं को बोल दूं, ये बिंदु मान लीजिएगा ई है और ये बिंदु एफ है, तो ये देखिए एफ बिंदु ये वाला हो गया और ई बिंदु ये स्पर्श बिंदु हो गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सी बिंदु तो वृत्त के बाहर की तरफ है, और आप गौर करेंगे तो सी बिंदु से आप दो स्पर्श रेखाएं देख पा रहे हैं। सी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं आपको देखिए, एक तो मिल रही है सी डी और एक मिल रही है सी एफ। और आप जानते हैं कि जो सी डी तथा सी एफ दो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाइयां तो बराबर होती हैं, क्योंकि आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव समान होती है। तो अब देखो कि सी डी और सी एफ समान हो जाएंगे, तो सी डी तथा सी एफ बराबर हो गए, और चूंकि सी डी 6 सेंटीमीटर है इसलिए सी एफ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको ये पता लग गया कि ये भी 6 हो गया। इसी तरीके से आप ये देखो, इस वृत्त के लिए बी बिंदु भी बाहर की तरफ है, तो बी से भी आपको देखो दो स्पर्श रेखाएं दिखाई दे रही है, एक तो बी डी और एक आपको देखो बी ई दिखाई दे रही है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी, तो बी डी बराबर बी ई हो जाएगी, और ये आपके पास 8 के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि बी डी 8 है, तो बी ई भी 8 हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि ए एफ और ए ई आपको नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है कि ये बराबर तो होंगी। तो आप मान लीजिएगा कि ए एफ और ए ई जो बराबर हैं उनका मान x के बराबर है, तो ए एफ भी x हो गया और ए ई भी आपके पास x हो जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एक तरीके से भले ही आपने x में मान लिया, लेकिन आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं समझ में आ चुकी हैं। तो देखिए ए बी जो भुजा है वो आपके पास हो जाएगी ए ई प्लस ई बी, अर्थात x प्लस 8। अब देखिए यहां पर मैं बार बार मात्रक नहीं लिख रहा हूं सेंटीमीटर में, वो हम अंत में यूज करेंगे, क्योंकि x मैंने सेंटीमीटर में ही माना है, आप ऐसे ही मान के चलिए। इसी तरीके से बी सी जो भुजा है, देखो बी सी वाली भुजा हो जाएगी बी डी प्लस सी डी, अर्थात 6 प्लस 8 मतलब 14 सेंटीमीटर, और ए सी वाली भुजा आपके पास हो जाएगी x प्लस 6। x प्लस 6 देखिए मैं इस प्रकार लिख पा रहा हूं, क्योंकि ए सी वाली भुजा को आप लिख सकते हैं ए एफ प्लस सी एफ मतलब x प्लस 6। तो यहां से आपके पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। फिर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब आपको पता हो तो क्षेत्रफल लिखने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले तो आप देखो s निकालते थे, s मतलब तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 मतलब अर्ध परिमाप। तो s निकालते हैं, तो देखिए s आपके पास आ गया 2x प्लस देखो 14 और 8 22 हो गया और 6 28 हो गया बटे 2, अर्थात x का मान तो आपके पास आ गया x प्लस 14, क्योंकि आप देखो 2 कॉमन लोगे 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस 14 बचेगा। तो अर्ध परिमाप आपके पास आ चुका है x प्लस 14। मैं यहां पर लिख भी देता हूं अर्ध परिमाप। अब चूंकि s आ चुका है तो आप देखो s माइनस a मतलब s माइनस बी सी निकालोगे, वो वाली भुजा देखो आपके पास आ जाएगी x प्लस 14 है s का मान, और बी सी देखो आपके पास 14 है मतलब x आ गया। इसी तरीके से s माइनस ए सी मतलब s माइनस स्मॉल b बेसिकली हम जिसको बोलते थे, वो देखो आपके पास आ जाएगा x प्लस 14 है माइनस x प्लस 6 अर्थात 8 के बराबर, और s माइनस ए बी जिसको हम s माइनस स्मॉल सी पढ़ते थे हीरो फॉर्मूला में, तो s तो x प्लस 14 हो गया माइनस ए बी आप देख सकते हो x प्लस 8 है, तो आप इसको घटाओगे तो आपके पास 6 आ गया। तो अब यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे तो हीरो सूत्र से
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब आप लिखोगे तो वो आपने फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट में s मतलब x प्लस 14, x माइनस बी सी, सॉरी s माइनस बी सी या s माइनस स्मॉल ए मतलब BC वाली वजह होती थी। तो यहां पर देखो x आ गया, फिर 8 आ जाएगा और गुणा 6 आ गया, तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां से आप देखो अगर इसको आप डेल्टा से प्रदर्शित करते हो क्षेत्रफल को, तो डेल्टा बराबर आप देख सकते हो ये आपके पास देखो 8 गुणा 6 48 आ गया, मतलब 16 गुणा 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 गुणा 4 अंडर रूट में 3 x प्लस 14। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। तो यहां से अगर आपने समीकरण संख्या 1 इसको मान लिया, अब फिर आप इस प्रश्न में चलिए, तो देखिए इस प्रश्न में आपको ये O से D को तो जोड़ के बता दिया गया है। यदि आप OB तथा OC को जोड़ दें, तो देखिए जैसे मैंने OC को जोड़ दिया अभी और OB को भी मैंने यहां पर देखिए जोड़ दिया है यहां से। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूं कि OA और OC को जोड़ देता हूं। तो देखिए OC तो हमने पहले से जोड़ रखा है, अब हमने OA को भी जोड़ दिया। अब आप ये ध्यान रखो कि मैं OE और OF को भी मिला देता हूं। तो देखिए OE आपके पास ये आ जाएगा और OF आपने जोड़ दिया और OE भी आपने जोड़ दिया है। O बिंदु आपके पास ये वाला है। तो अब आप ये देखो कि आपके पास त्रिभुज ABC जो है वो भी बेसिकली 3 त्रिभुजों का एक योग है। जैसे देखिए एक त्रिभुज आपके पास ये वाला है जिसको मैंने नीले से दर्शाया है, दूसरा त्रिभुज यदि आप देखना चाहेंगे तो देखो वो आपके पास ये है त्रिभुज AOC, जिसको मैं देखिए पीले से दर्शा रहा हूं। और देखिए तीसरा त्रिभुज आपके पास है त्रिभुज AOB, जिसको देखिए मैं थोड़ा लाल रंग से दर्शा रहा हूं। तो आपके पास ये तीनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक बात पर गौर करिए कि आपने जो समीकरण संख्या 1 में क्षेत्रफल निकाला है वो पूरे बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला है, लेकिन आप जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो तो इन 3 त्रिभुज जो मैंने आपको अभी लिखे हैं दर्शाए हैं इसमें उनके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहां पर हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालते हैं। अब देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के बराबर। अब ये देखो कि जब भी ये जो वृत्त है अगर आप इसको देखोगे इस त्रिभुज के लिए अंत्यवृत्त हो जाएगा, मतलब ये जो आपने रेखाएं हैं OD OE और OF ये सभी 90 अंश कोण बना रही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि OD त्रिभुज OBC के लिए लंब का काम करेगी और आधार उसका 6 और 8 मिलकर 14 हो जाएगा, मतलब BC वाली रेखा। तो ये देखो आपके पास हो जाएगा 1/2 गुणा OD गुणा BC। अब OD तो देखिए इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो 1/2 गुणा OD 4 मतलब त्रिज्या और BC आपके पास 6 + 8 मतलब 14 हो जाएगा। तो यहां से यदि आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो 14 दूनी 28 आपके पास आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। इसी तरीके से अब हमने चूंकि देखो क्षेत्रफल OBC निकाल लिया, अब हम देखो दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। मान लीजिएगा दूसरा त्रिभुज हम AOC वाला त्रिभुज ले लेते हैं जो पीले से दर्शा हुआ है। तो त्रिभुज AOC वाला ले लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा 1/2 गुणा। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए आप देखो जो ऊंचाई है अर्थात लंब मतलब OF हो जाएगा और आधार AC हो जाएगा। तो देखो आप लिखोगे OF गुणा AC, तो 1/2 OF का मान 4 है और AC का मान अगर आप देखोगे तो आप वैसे निकाल भी चुके हो और प्रश्न में भी देखोगे तो x + 6 है। तो देखो 2 से 4 दो बार कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2 गुणा x + 6। इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। अब आपके पास देखो तीसरा त्रिभुज जो बचा हुआ है वो है त्रिभुज AOB वाला जो लाल से मैंने दर्शाया है। तो इस तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप लिखोगे तो आप लिखोगे क्षेत्रफल त्रिभुज AOB, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 गुणा OE लंब गुणा आधार मतलब AB। तो 1/2 OE मतलब
4 हो गया ये तो, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ही होगी। और ए बी आप देख सकते हो, ये हमने वैसे निकाला भी था, x प्लस 8 के बराबर है। तो यहां से देखो 2 से 4 ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 गुणा x प्लस 8। इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। तो अगर आप ये देखो कि 1, 2, 3 तथा 4, जो 4 समीकरण आपके पास दिखे हुए हैं, तो यहां से अगर हम देखें समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से अगर हम चारों समीकरणों से देखें, तो जो समीकरण 1 में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है वो त्रिभुज एबीसी पूरा है, और 2, 3, 4 मिलकर एक पूरा त्रिभुज बनाते हैं। तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ओबीसी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज एओसी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज एओबी। तो जब आपने देखिए इतना लिख दिया, तो अब आप यहां पर देखिए मान लिख देंगे। तो डेल्टा का मान समीकरण संख्या 1 से आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपके पास, तो आप इसको लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 अंडर रूट में 3x और x प्लस 14 बराबर। अब देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज ओबीसी का यदि आप लिखोगे तो वो आपके पास 28 है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज एओसी का ये आपके पास है 2x गुणा x प्लस 6, सॉरी x नहीं है यहां पर केवल 2 है, प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज एओबी देखिए 2 गुणा x प्लस 8 है। तो देखिए आपने सभी क्षेत्रफल ये लिख दिए यहां पर। अब आप ये देख रहे हो कि दाएं पक्ष में देखो 2 कॉमन आपके पास आ रहा है, या अभी 2 कॉमन भी मत लीजिएगा, अभी तो आप इसको ऐसे ही हल करिए। तो देखो ये आपके पास आ गया x का गुणा करने पर 3x का गुणा करने पर 3x स्क्वायर प्लस 42x बराबर। देखो ये आपके पास आ जाएगा 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16। तो अगर आप देखिए इसको थोड़ा सरल करते हो तो देखो बाएं पक्ष में तो यही चलेगा, 4 गुणा 3x स्क्वायर प्लस 42x, क्योंकि बाएं पक्ष में आप कुछ भी सरल नहीं कर सकते अभी। दाएं पक्ष में आप देखो 2x और 2x मिलकर 4x हो गया, प्लस देखो 28 और 12 40 और 12 सॉरी 16 56 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो 4 गुणा 3x स्क्वायर प्लस 42x बराबर, देखो यहां पर अब आप 4 उभयनिष्ठ ले सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 14। फिर आप देख सकते हैं कि यदि आप 4 से इस 4 को कैंसिल कर दें, तो अब आप यहां पर यदि पूर्ण वर्ग कर दें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ यदि आप स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x बराबर x प्लस 14 का होल स्क्वायर। देखिए आपने इधर पूर्ण वर्ग किया तो अंडर रूट का चिन्ह हट गया है, तो 3x स्क्वायर प्लस 42x बराबर देखो x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 28x आपके पास आ जाएगा, 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब फिर आप देखो कि देखो एक्स स्क्वायर को इधर पक्षांतर किया तो ये 3x स्क्वायर इधर पहले से है तो 2x स्क्वायर आ गया, 28x को इधर पक्षांतर किया 42x पहले से है तो प्लस 14x बचा, माइनस 196 बराबर 0 आपके पास आ गया। तो यहां से आप देखो 2 को आप उभयनिष्ठ ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस ये आपके पास आ जाएगा 98 बराबर 0। अब यहां से देखो इसका मतलब ये हुआ 2 को तो आप हटा दीजिएगा, क्योंकि गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है, 2 तो 0 है नहीं, इसका मतलब यही 0 के बराबर हो सकता है। अब यहां पर आपको या तो उभयनिष्ठ गुणनखंड करके करिए या फिर आप सीधराचार्य सूत्र लगाकर इसको कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं गुणनखंड करके कर देता हूं। तो देखो आपको बस ऐसा सोचना है -98 गुणा 1, मतलब -98 के ऐसे 2 गुणनखंड आपको देखने हैं जिनको जोड़ने पर 7x आ जाए। तो आपको देखो एक तो 14 मिल रहा है और एक -7 मिल रहा है, तो आप बस इन्हीं गुणनखंडों का उपयोग करेंगे। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। तो देखो इन दोनों में x कॉमन आ गया तो x प्लस 14, और इन दोनों में आप देखो -7 कॉमन आ गया तो x प्लस 14 बराबर 0 आपके पास आ जाएगा यहां से। अब आप ये देखिए कि यहां से देखो x प्लस 14 उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख गया तो आपने एक बार लिख दिया, और एक में x माइनस 7 आ जाएगा। तो यहां से देखो x बराबर -14 आया और x बराबर 7 आया। तो देखिए ये तो आपके पास असंभव है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ऐसा क्यों असंभव है। तो आप देखो जो आपने x मान माना है
स्टार्टिंग में आपने माना था प्रश्न में, जो x माना है वो आपने AF और AE की लंबाई मानी है। क्या कोई लंबाई ऋणात्मक हो सकती है? तो आपको पता लगेगा कि नहीं, कोई भी लंबाई ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, लेकिन यहां तो x का मान -14 है, इसका मतलब ये तो असंभव हो गया, अर्थात आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x बराबर 7 आपके पास सही आंसर आपका x का हो जाएगा। अब चूंकि आपके पास x बराबर 7 आ चुका है, तो अब आपको तो प्रश्न में देखिए बोला गया था AB तथा AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए AB आपके पास हो जाएगा x प्लस 8 और AC है x प्लस 6। तो देखिए यहां से AB आपके पास हो जाएगा x प्लस 8, x का मान 7 था तो 7 प्लस 8 अर्थात 15 सेंटीमीटर। अब मात्रक में लिख दे रहा हूं क्योंकि अंत में हम आ चुके हैं। और AC यदि आप निकालोगे तो वो था आपके पास x प्लस 6, तो देखो 7 प्लस 6 ये आपके पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने भुजा AB की लंबाई भी ज्ञात कर ली जो कि 15 सेंटीमीटर आई है, और भुजा AC की लंबाई भी ज्ञात कर ली जो कि आपके पास 13 सेंटीमीटर आई है। अब हम प्रश्नावली 10.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 13 हल करते हैं। चलिए इस प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो यहां पर देखिए संपूरक का मतलब आया है, संपूरक कोण हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दो ऐसे कोण जिनका योगफल सदैव 80 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं, दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वो आपके पास संपूरक कोण होते हैं। तो आपको संपूरक कोण का मतलब तो समझ में आ गया। अब जो आपको बोला गया है इस प्रश्न में वो आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो कोशिश आप ये करिए कि आप सबसे पहले एक चित्र बनाइए, क्योंकि अगर आप चित्र बनाएंगे तभी आपको ढंग से समझ में आएगा कि आपको आखिर करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो मान लीजिएगा हमने एक वृत्त ये बनाया, और इस वृत्त का मान लीजिएगा हम एक केंद्र भी बना लेते हैं। मान लीजिएगा ये आपके पास O इस वृत्त का केंद्र आ गया है। फिर आपको बोला गया है कि इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज आपको बनाना है। तो देखिए चतुर्भुज बनाना है और ध्यान रखें वृत्त के परिगत होना चाहिए। परिगत का मतलब यह हुआ कि चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वृत्त को स्पर्श जरूर करनी चाहिए। तो देखिए हम कोई भी एक चतुर्भुज बना सकते हैं यहां पर। तो यहां पर देखो अगर आप एक चतुर्भुज ऐसा कुछ बनाना चाहें, ये देखिए एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक दूसरी स्पर्श रेखा मान लीजिएगा मैंने कुछ ऐसी बना दी, एक देखिए तीसरी स्पर्श रेखा मैंने कुछ इस तरीके से आपके पास बना दी, और चौथी स्पर्श रेखा हमने कुछ इस तरीके से आपके पास बना दी है। तो यहां पर देखो ये हमने एक चतुर्भुज बना दी। आप किसी भी तरीके का चतुर्भुज बना सकते हैं, बस ध्यान रखें परिगत होना चाहिए। मतलब ये देखो जैसे ये स्पर्श मैंने कराया है वैसे ही आपके पास स्पर्श होना चाहिए। तो अब ये देखो कि मैं इनको नाम दे देता हूं, ये हो गया A B C D, और फिर हम इनके स्पर्श बिंदुओं का भी नाम दे देते हैं, ये हो गया P Q R तथा S। तो सबसे पहले तो आपने जब इतना कर लिया तो उसके बाद अभी आप O बिंदु से P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु तथा S बिंदु को जोड़ दीजिएगा। तो यहां से देखिए मैं O से जोड़ देता हूं इन सभी को। तो देखो O से यदि मैंने P को जोड़ा, O से फिर हम देखिए Q को जोड़ देते हैं, O से इसी तरीके से हम R को जोड़ देते हैं, और O से इसी तरीके से हम देखो S को जोड़ देते हैं। देखिए हमने अभी इन चारों बिंदुओं को जोड़ दिया O से। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। ये आपके पास O बिंदु था। अब आपने ये सीखा है कि अगर स्पर्श बिंदु को हम किसी वृत्त के केंद्र से जोड़ दें और वो जब हम कोण देखें तो ये तो 90 अंश बनाएगा, तो ये सभी कोण 90 अंश आपके पास बन रहे हैं, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा ही है पहले से ही। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो बना कोण होता है वो हमेशा लंब होता है, अर्थात 90 अंश बनता है। फिर आप अब ये देखिए कि यदि हम B से D को जोड़ दें, सॉरी O से B को जोड़ दें,
और O से D को भी जोड़ दें, फिर हम इसी तरीके से A से O को जोड़ दें और O से यदि हम C को जोड़ दें, तो हमने देखिए यहां पर इन चारों को जोड़ दिया है। तो जरूरी नहीं है ये एक सीधी रेखा आ रही होगी DOB, बिल्कुल ध्यान रखें, जरूरी नहीं है ये सीधी रेखा आ ही रही हो सकता है आपको चित्र में दिखाई दे रही हो और हो सकता है कि जब आप ऐसा चित्र बनाएं कि जिसमें बराबर मतलब एक सीधी रेखा नहीं आ रही हो, तो आपको ये सीधी रेखा तो नहीं माननी है। अब यहां से सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आप बिंदु A की बात करें तो बिंदु A इस वृत्त के लिए बाहर की ओर स्थित है और बिंदु A से आप दो स्पर्श रेखाएं खींच पा रहे हैं इस वृत्त पर AP तथा AS। तो आपने सीखा है AP तथा AS तो बराबर होता है। तो देखो आपको दो त्रिभुज दिखाई दिए, त्रिभुज AOS, देखिए ये वाला बिंदु अपने पास O है तथा त्रिभुज AOP, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं तो आपने ये तो पढ़ा था कि AP तथा AS बराबर होंगे और आप इसलिए बोल पा रहे हैं ये बराबर होंगे क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं खींचे तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। फिर आपको पता लगा कि OA बराबर तो OA रहेगा क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ है आपके पास। और फिर आपको देखो ये भी पता है कि ये सभी कोण आपके पास 90 अंश बन रहे हैं, अर्थात कोण ASO बराबर कोण APO आपके पास हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आपने यदि इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो अर्थात अब आप बोल सकते हैं कि देखो यहां पर आप एक बात और भी सिद्ध कर सकते हो कि OP बराबर OS आपके पास है क्योंकि ये दोनों की त्रिज्याएं हैं। तो आपने तो देखो चारों बातें प्रूव कर दी, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो कोण AOP बराबर कोण AOS हो जाएगा। अर्थात अब आप देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब अगर आपने इसको कोण 1 माना है और ये आपने कोण 2 माना है तो इसका मतलब ये हुआ कोण 1 बराबर कोण 2, इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। इसी तरीके से देखिए मैंने एक चतुर्भुज के दो त्रिभुज ले लिए, इसी तरीके से देखो अगर आपने इसको कोण 3 माना होगा और इसको कोण 4 माना होगा तो आपको समझ में आया होगा कि यहां पर कोण 3 तथा कोण 4 बराबर हो गए, इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। इसी प्रकार आप देखो यदि आपने इसको कोण 5 माना और इसको कोण 6 माना तो आपको समझ में आया कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा, इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। अगर आपने इसको कोण 7 माना और इसको कोण 8 माना तो आपको यह भी समझ में आ गया कि कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा, इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। अब आप एक बात पर यदि गौर करें तो देखो आमने सामने की भुजाओं की यदि हम बात करें तो देखो आमने सामने की अगर आपने एक भुजा AB ले ली तो इसके सामने वाली भुजा तो CD हो जाएगी क्योंकि आपको प्रश्न में बोला गया है कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, तो अगर आपने AB ली है तो आपको फिर CD लेनी पड़ेगी। तो यहां से अब आप ये देखो कि AB पर जो कोण है वो है 1 + 3। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो भी कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 + कोण 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इन सभी कोणों का योगफल 360 अंश होगा क्योंकि ये बिंदु O पर सभी बने कोण हैं। 360 अंश आपने यदि इनको कर दिया तो आपको पता लगेगा, देखो यहां से अगर आप AB और CD दो भुजाएं ले लेते तो देखो AB वाली भुजा केंद्र पर देखो 1 और 3 कोण बना रही है, ये वाला पूरा कोण आप देख सकते हो। मैं यहां पर इसको दर्शा भी देता हूं, देखो AB वाली रेखा ये पूरा कोण बना रही है, मतलब 1 और 3 मिलकर, और इसके सामने वाली भुजा मिलकर 6 और 7 में बना रही है। तो देखो 1 और 3 को आप एक साथ रखो और कोण 6 और कोण 7 को आप एक साथ रखिए, प्लस अब ये देखो कोण 1 और कोण 2 तो आपने देखा था बराबर थे और कोण 2 और कोण 1 के बराबर था कोण 2 और कोण 4 कोण 3 के बराबर था। तो इस कोण 2 को मैं कोण 1 लिख लेता हूं और इस कोण 4 को मैं कोण 3 लिख लेता हूं, प्लस जब आपने कोण 6 कोण 7 लिख दिया तो अब देखो कोण 5 को कोण 6 के बराबर हम लिख सकते हैं, कोण 5 यहां पर एक्स्ट्रा और आ रहा है तो कोण 5 लिख दिया, सॉरी कोण 5 को तो हम कोण 6 लिखेंगे अभी हम, प्लस अब देखो आपके पास कोण 8 बचा लेकिन कोण 8 तो समीकरण संख्या 4 से कोण 7 के बराबर है तो ये आपके पास 360 हो गया। तो आप अब देख पा रहे हो कि देखो दो
कॉमन ले लो, क्योंकि सब कोण दो दो बार आ गए हैं, तो आप लिख सकते हो कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 अंश। तो देखो यहां से आपको मिल जाएगा कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर, देखो दो को इधर भेजोगे तो डिवाइड करेगा अर्थात भाग करेगा तो 180 अंश आ जाएगा। अब कोण 1 प्लस कोण 3 आप देख सकते हो, कोण 1 प्लस कोण 3 है आपके पास ए ओ बी वाला कोण, तो यहां से देखो कोण ए ओ बी प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 यदि आप देखना चाहोगे तो वो आपके पास है कोण सी ओ डी, और ये आपके पास 180 अंश आ चुका है। तो इस तरीके से आप देखो कि केंद्र आपके पास इस वृत्त का ओ है और ए बी द्वारा ओ पर बना हुआ कोण प्लस उसके सामने की भुजा सी डी द्वारा ओ पर बना हुआ कोण मिलकर 180 अंश आ रहा है, अर्थात ये दोनों कोण संपूरक आपके पास आ रहे हैं। तो आप देखो आपको यही सिद्ध करने को बोला भी गया था कि आमने सामने की भुजाएं, जैसे आप देखो ए बी ली है तो ए ओ बी और सी डी ली है तो सी ओ डी मिलकर 180 अंश बना रही है, मतलब संपूरक कोण बना रही है। अब ये तो ए बी और सी डी के लिए बात हुई, इसी तरीके से आप ए डी और बी सी के लिए भी बात कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी ये भी आपके पास 180 अंश होगा, अर्थात ये दोनों कोण भी संपूरक कोण हो जाएंगे। तो यहां से आपने इस प्रश्न को आसानी से हल कर दिया है।